तो हेलो गाइस, आज का अपना मेन टॉपिक रहेगा प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स। तो जितने भी अपने क्रॉप्स है, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर केन हो गया, कॉटन हो गया, टी, कॉफ़ी, इनके डिस्ट्रीब्यूशन और इनका इम्पोर्टेंस के ऊपर अपन बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला जो अपना क्रॉप रहेगा वो है राइस। राइस जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाटर डिमांडिंग क्रॉप है। और ये सबसे ज़्यादा थ्रस्टी क्रॉप कहा जाता है इसको, क्योंकि ये इसको पानी बहुत पसंद है। ठीक है। और दूसरा अपन पॉइंट देखेंगे, इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है, राइस की जो खेती होती है तब इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 डिग्री से लेके 27 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर उसको चाहिए रहता है। ठीक है। तो इसको गर्मी पसंद है ना। और फिर रेनफॉल जो होती है, जैसा कि आपको बताया ये बहुत प्यासा क्रॉप है। तो इसको 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की बारिश चाहिए होती है, तब जाके एक अच्छी फसल खड़ी होएगी चावल की। और सॉइल देखेंगे अपन, तो सॉइल होना चाहिए एलुवियल, क्लेई और लोमी सॉइल। इसका मतलब ये है कि ऐसी सॉइल जो है ना, पानी को ज़्यादा सोखे नहीं। पानी जिसमें सोखेगा नहीं तो पानी क्या रहेगा, ठहरा हुआ रहेगा, और चावल जो है वो अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। ठीक है। टोपोग्राफी अपन को कैसी चाहिए होती है, मतलब जगह कैसी चाहिए होती है, अपन को चाहिए होता है फ्लैट लो लैंड्स और रिवर डेल्टास। रिवर डेल्टास preferred so that the water can stand in the fields. ऑन द हिल्स टेरेसिंग इज रिक्वायर्ड। अब इसमें यही कहा है कि है ना, हमको फ्लैट लैंड चाहिए, या फिर जो रिवर नदियाँ होती है, नदियों के पास में जो दलदली इलाका होता है ना, उधर पानी ठहरा हुआ रहता है। ठीक है। उस जमीन के अंदर पानी सोखता नहीं है, तो उधर अपन खेती कर सकते हैं। और जो हिल्स होते हैं ना, हिल्स के ऊपर अपन जहाँ पे पानी जमा हो जाता है उस जगह पे अपन कर सकते हैं। ठीक है। अब इसका प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की अपन बात करेंगे, तो राइस जो है 90% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन जो है राइस का, वो एशिया कर रहा है। और नंबर वन पे अपना चाइना है। चाइना के अंदर यांगजे रिवर जो है उसके पास में इसकी खेती की जाती है, ये नंबर वन एक्सपोर्टर है। दूसरे नंबर पे आता है अपना इंडिया। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है। और ये गंगा ब्रह्मपुत्रा के जो वैलीज है और कोस्टल एरिया जितने भी अपने अपने डेल्टाज है, उस तरफ में इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन राइस का होता है। ठीक है। और बाकी के जो दूसरी कंट्रीज है वो है बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम। ठीक है। और थाईलैंड हो गया, ये सारी भी मेजर एक्सपोर्ट्स करती है राइस का। ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं और अपन देखेंगे आउटसाइड एशिया। एशिया के बाहर कौन है जो राइस को सप्लाई करता है, तो नील डेल्टा जो है ना, नील नदी जो है उसका जो डेल्टा होता है, उस तरफ भी खेती होती है राइस की, इजिप्ट के अंदर है ना। और पो वैली इन इटली। ठीक है। और कुछ पार्ट्स है यूएसए के, वहाँ पे भी होता है। अब इसका राइस का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखेंगे अपन। राइस इज ग्रोन थ्रू इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है। राइस को ग्रो करने के लिए इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग लगती है, जिसके अंदर, जिसका मतलब ये होता है कि अ लॉट ऑफ लेबर, हाई मैन डेज। लॉट ऑफ लेबर मतलब हमको बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं राइस की खेती के लिए। और वो लोग है ना, हमको हर दिन चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए चाहिए होते हैं। ठीक है। और एक छोटी सी जगह पे खेती के लिए भी बहुत सारे लेबर लगते हैं, क्योंकि राइस का जो है ना, खेती होती है उसके अंदर पूरा टोटल वर्क मशीनरी से नहीं हो सकता। इसके अंदर मैन हैंड्स बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी अगला अपन देखेंगे वीट। ठीक है। एक तो अपन राइस पढ़ लिया, अगली खेती जो है वीट। वीट सबसे ज़्यादा वाइडली कल्टीवेटेड होते हैं। अब वीट जो होता है ना, गेहूँ, गेहूँ को प्रिफर करता है कि ठंडा टेम्परेचर हो उसके पास में, मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन, ब्राइट ड्राई राइपनिंग सीजन। ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसको सर्दी पसंद है। और इसको है ना, धूप कब चाहिए होती है, जब इसके पकने का समय आता है ना, उस टाइम पे इसको धूप चाहिए होती है। अब इसको जब अपन बोते हैं, गेहूं को बोते हैं, तब 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए। और जब ये पकता है गेहूं, तो उस टाइम पे 21 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होना चाहिए। और जो रेनफॉल होती है वो 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, मतलब कम पानी में इसका काम चल जाता है। और अगर ज़्यादा पानी हो गया, कभी ज़्यादा बरसात हो गई तो उससे और पानी ठहर गया, तो उसमें क्या होगा, फंगल डिजीज हो जाएगा गेहूं की फसल को, और फसल खराब हो जाएगी। अब अपने को सॉइल कैसी चाहिए होती है, सॉइल चाहिए होती है अपन को लाइट क्ले या हेवी लोमी। ऐसी मिट्टी जिस जो है ना पानी को सोख दे, है ना, ताकि पानी जमा नहीं हुआ है। ये एकदम राइस का ऑपोजिट है। अब जो स्टेपेज और प्रेरीज है ना, जो जगह है, वहाँ के वो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बेस्ट वीट
के लिए जो सॉइल चाहिए होती है ना वो वहाँ पे अपन को मिलती है, स्टेपेस और प्रेरिस, ये आप एग्जाम में लिख सकते हो, है ना। और टोपोग्राफी देखेंगे अपन, तो टोपोग्राफी के अंदर ये है कि एक्सटेंसिव अनड्यूलेटिंग प्लेन्स बिकॉज दे अलाउ फॉर द यूज ऑफ हेवी मशीनरीज लाइक ट्रैक्टर एंड कंबाइन हार्वेस्टर। मतलब ऐसी जगह पे अपन इसकी खेती कर सकते हैं जहाँ पे अपन आराम से मशीनरी को चढ़ा सके, ट्रैक्टर्स वगैरह उधर चढ़ सके, क्योंकि बिना उसके अपन खेती करना पॉसिबल नहीं है ना। और जो गेहूं होता है वो दो तरह के होते हैं, एक होता है विंटर वीट जो अपन नॉर्मली ग्लोबली देखते हैं, वो विंटर वीट होता है। और दूसरा होता है स्प्रिंग वीट। स्प्रिंग वीट जो होता है ना वो स्प्रिंग के सीजन के अंदर उसको बोया जाता है, और ये अपने को देखने को मिलेगा नॉर्थ डकोटा, कनाडा और साइबेरिया में। ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, सेम राइस की तरह ही पहले नंबर पे आता है चाइना। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया के अंदर भी कौन कौन से जो वीट का प्रोडक्शन करते हैं हाई लेवल पे, पंजाब, हरियाणा और यूपी। ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है रशिया एंड यूक्रेन। ठीक है। और रशिया एंड यूक्रेन के अंदर क्या होती है, स्टेपस लैंड मिलती है जो बेस्ट क्वालिटी की वीट अपन को प्रोवाइड करता है। यूएस के अंदर यूएस एंड कनाडा आते हैं फोर्थ नंबर पर। ठीक है। यहाँ पे अपने को मिलता है प्रेरिस लैंड। फिफ्थ नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर विंटर वीट चलता है। ठीक है। और एक फैक्ट की बात जो अपन वीट के ऊपर करेंगे वो ये है कि इसके अंदर लेबर जो होता है ना बहुत ही कम यूज़ होते हैं और पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट होता है। ठीक है। अभी अपन अगला टॉपिक जो होगा अपना वो कॉटन के ऊपर अपन बात करेंगे। कॉटन लव्स द सन। कॉटन को सन बहुत पसंद है। ठीक है। क्यों पसंद है, अभी अपन बात करते हैं इसके बारे में। इसको जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब इस टेम्परेचर के अगर अंदर रहेगा तो फसल बहुत अच्छी होएगी। और इस इट रिक्वायर्स 210 4 frost free days. A single frost can kill the plant or ruin the fiber. अब है ना इसको, इसका सबसे बड़ा एनिमी जो होता है ना वो होता है फ्रोस्ट, मतलब बर्फ जमना या फिर स्नोफॉल या फिर ओले पड़ना। ये चीज़ अगर होती है तो ये एक ही रात में पूरी के पूरे प्लांटेशन को ख़त्म कर सकती है। ठीक है। 210 दिन हमको ऐसे चाहिए जो बिल्कुल फ्रोस्ट दिन, एक भी सिंगल दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि फ्रोस्ट जम जाए। ठीक है। रेनफॉल जो होती है इसको इतनी रेनफॉल की ज़रूरत नहीं है, 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर काफ़ी है इसके लिए। और इसको चाहिए, इट नीड्स ब्राइट सनी एंड ड्राई वेदर। ठीक है। ब्राइट सनी और ड्राई वेदर चाहिए पकते टाइम, जब ये बन के रेडी हो जाता है ना, राइपनिंग का टाइम होता है उस टाइम पे। इसको जो सॉइल लगती है वो ब्लैक लावा सॉइल लगती है जिसे रीगर सॉइल बोलते हैं, और ये डेक्कन प्लेट्यू इंडिया का जो मिड रीजन है ना वहाँ पे पाया जाता है। अब जो कॉटन होती है वो तीन तरह की होती है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन जो होती है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है, ये अपन को इजिप्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है। या फिर सी आइलैंड कॉटन बोलते हैं इसको। और ये जो होता है सबसे ज़्यादा फाइनेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट फैब्रिक बनाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है मीडियम स्टेपल। मीडियम स्टेपल के अंदर क्या है, द मोस्ट कॉमन टाइप है ये, और ये स्टैंडर्ड अप्रैल वगैरह जो होते हैं ना उसको बनाने में काम आते हैं। फिर आता है लास्ट में शॉर्ट स्टेपल। ये एकदम ही सबसे चीप क्वालिटी के फैब्रिक जो होते हैं वो होते हैं, और इसको दूसरे फैब्रिक के साथ में मिक्स करके भी कोई कपड़ा बनाते हैं ना तो उसमें भी काम आता है ये। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, चाइना फिर से नंबर वन पे रहेगा और इंडिया फिर से नंबर टू पे आएगा। और इंडिया के अंदर जो है गुजरात में, महाराष्ट्र में और तेलंगाना में इसकी खेती होती है। और जो यूएसए है वो थर्ड नंबर पे आएगा। यूएसए के अंदर भी जो साउदर्न स्टेट्स है ना वहीं पे कॉटन होता है, टेक्सास हो गया, जॉर्जिया हो गया, मिसिसिपी हो गया वहाँ पे। चौथे नंबर पे अपना आता है ब्राज़ील एंड पाकिस्तान। ठीक है। सिग्निफिकेंट अमाउंट पे ये लोग बनाते हैं। अब एक फैक्ट की बात ये है कि जो कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं वो इट अट्रैक्ट्स मैनी पेस्ट, वन ऑफ मोस्ट केमिकली ट्रीटेड क्रॉप्स। इसके अंदर सबसे ज़्यादा केमिकल का प्रयोग होता है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पेस्ट को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ठीक है। और आजकल है ना ऑर्गेनिक कॉटन जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ चुका है, क्योंकि केमिकल फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है। केमिकल का जो केमिकल ज़मीन को और चीज़ों को ख़राब करता है तो उसको कम करने के लिए अभी ऑर्गेनिक कॉटन जो है वो ट्रेंड में आया हुआ है। अब अपन बात करेंगे शुगर केन। शुगर केन को आगे लिखा हुआ है देखो, लॉन्ग ड्यूरेशन। इसको लॉन्ग ड्यूरेशन इसीलिए कहते हैं क्योंकि शुगर केन को बढ़ने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। एक शुगर केन को बनने में 10 से 18 महीने लगते हैं, है ना। टेम्परेचर जो होता है इसको चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। और अगर 20 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर हो गया तो इसकी ग्रोथ रुक जाएगी वहीं पे। रेनफॉल जो चाहिए होता है शुगर केन को, वो चाहिए होता है 100 से 150 सेंटीमीटर। ये बहुत ही प्यासा क्रॉप है, इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, 100 से 150 सेंटीमीटर। सनशाइन जो होती है, रिच एलुवियल सॉइल और वेल्कोनिक सनशाइन चाहिए होती है इसको, और रिच एलुवियल सॉइल चाहिए होता है, ऐसा सॉइल जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हो। और वॉल्केनिक सॉइल जो होता है ना, वॉल्केनिक इरप्शन जब होते हैं, ज्वाला जब फटता है, तो उसके अंदर से जो लावा निकलता है, और वो लावा जमने के बाद में जो स्टोन्स में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवर द टाइम क्या होता है, वो स्टोन सॉइल में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो सॉइल जो होता है ना, वो अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स कंटेन करके रखता है। और वो न्यूट्रिएंट्स को कौन खाता है? शुगर केन खाता है। इसीलिए अपन गर्मियों के टाइम पे देखते हैं कि गन्ने का जूस पी के लोगों के अंदर ताकत आ जाती है। तो उसका यही कारण है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो वो सॉइल के थ्रू लेता है। अब इट इज़ द वेट लूजिंग क्रॉप, इसको वेट लूजिंग क्रॉप भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ही गन्ने की कटाई होती है उसके बाद में वो बहुत तेज़ी से अपना वजन कम करने लगता है। और शुगर मिल्स जो होते हैं, इसी कारण से है ना, जो खेत होते हैं उसके बहुत ही पास में या खेतों के बीच में शुगर मिल लगाया जाता है, जो फैक्ट्री होती है शुगर की, ताकि शुगर की क्वालिटी बनी रहे, है ना। और इफ़ यू कैन ट्रांसपोर्ट द केन मोर देन 24 आवर्स, अगर शुगर केन को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने में 24 घंटे से ऊपर लग रहे हैं, तो फिर उसका जो सुक्रोज रिकवरी है वो ड्रॉप होने लग जाएगी, है ना। और फार्मर जो है वो, उनका पैसे का घाटा होगा, क्योंकि शुगर केन का क्वालिटी कम हो रहा है। अब डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे अपन, तो इस बार चाइना नहीं है, इस बार सबसे फर्स्ट नंबर पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो सिर्फ शुगर नहीं बनाता है, वो शुगर केन को है ना कन्वर्ट करता है इथेनॉल के अंदर, जिससे उनकी उनके वहाँ पे कार्स जो होती है ना, कार का फ्यूल के अंदर काम आता है और कार रन होती है। फिर दूसरे नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया अभी तक हर चीज़ में दूसरे नंबर पे, आपने देखा होगा, अपन ने जितनी भी क्रॉप्स उड़े अभी तक सबके अंदर दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये याद करने में काफ़ी इजी रहेगा। अब इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन करता है, नॉर्थ के अंदर यूपी बिहार में होता है, और साउथ के अंदर महाराष्ट्र तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर होता है। और तीसरे नंबर पे आते हैं अपने थाईलैंड और चाइना। चाइना इस बार लास्ट में आ रहा है, ठीक है। फैक्ट की बात यह है कि ये जो होता है सनलाइट को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करता है। और जो शुगर केन होता है ना, वो सिर्फ अपन को शुगर नहीं देता है, वो अपने को मोलेसेस देता है, जो अल्कोहल बनाने में काम आता है, ठीक है। ये अपने को बगासे देता है, जो पेपर और इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में काम आती है। फिर जो इसका जो प्रेस मड होता है ना, मिट्टी होती है इसके नीचे की, वो है ना फर्टिलाइजर का काम भी करती है। तो गन्ने के अंदर जो एक एक चीज़ें हैं ना, गन्ना उगने के बाद में उसमें एक एक चीज़ जो है, वो अपने को अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। कुछ भी उसका ऐसा हिस्सा नहीं है जो वेस्ट होता हो। अभी अपन पढ़ेंगे टी, है ना। टी को बोलते हैं शेड लविंग, चाय पत्ती। तो चाय पत्ती की खेती के लिए अपने को टेम्परेचर चाहिए होता है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है या 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है, तो उसका जो ग्रोथ होगा वो बहुत स्लो हो जाएगा, है ना। रेनफॉल अपने को चाहिए होता है अच्छा खासा, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। टी कैनॉट टॉलरेट स्टेगनेंट वाटर, इफ वाटर स्टैंड्स अराउंड द रूट्स प्लांट रूट्स। चाय पत्ती जो होती है ना, इसकी खेती के अंदर ये ठहरा हुआ पानी पसंद नहीं करती है। अगर पानी ठहरा थोड़ी देर के, थोड़ा भी, तो क्या होगा, उसके जो रूट्स होंगे ना वो सड़ जाएंगे। दिस इज़ वाई इज़ ग्रोन इन स्लोपिंग हिल्स, इसीलिए इसकी जो खेती होती है वो स्लोपी हिल्स पे होती है, ताकि ऊपर से जो भी बारिश हो रही होती है, तो क्या होता है, जैसे जो भी पानी इसकी, मतलब खेती के अंदर जो भी बारिश हो रही हो या फिर जहाँ से भी पानी आ रहा हो, वो स्लोप के थ्रू नीचे बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा, तो पानी एक जगह पे रुकेगा नहीं, और खेती अच्छी होएगी। अब इसको जो सॉइल चाहिए होती है वो डीप सॉइल चाहिए होती है, फर्टाइल सॉइल चाहिए होती है, वेल ड्रेन्ड सॉइल जो अच्छे से सोख ले पानी को, है ना, ऐसी सॉइल चाहिए होती है। और जिस सॉइल के अंदर ह्यूमस, जो सॉइल ह्यूमस कंटेन करती हो, जिसके अंदर आयरन हो और एसिडिक नेचर हो थोड़ा सा। अब इसको शेड्स लवंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो होती है बहुत ही सेंसिटिव प्लांट होता है। अब इतना सेंसिटिव प्लांट होता है कि अगर ज़्यादा सनलाइट डायरेक्ट इसके ऊपर पड़ जाए तो ये प्लांट खराब हो जाएगा। तो इसीलिए है ना, इसकी खेती के अंदर अपन देखते हैं कि बीच बीच में बड़े बड़े पेड़ लगाया जाते हैं, जैसे कि ओक ट्री होता है वो लगाया जाता है। उसके उससे क्या होता है कि जो सनलाइट आ रही होती है ना, वो फिल्टर्ड हो जाती है, और छन के बहुत कम सनलाइट पड़ती है, बाकी ये शेड्स में रहते हैं, है ना। और इसके अंदर अपने को लेबर्स बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि इसके अंदर मशीन का आप बिल्कुल भी काम नहीं कर सकते, आपको हाथों से वहाँ से प्लकिंग करना पड़ेगा। और
कहते हैं कि टू लीव्स एंड अ वर्ड प्लग फॉर हाई क्वालिटी टी। एक हाई क्वालिटी की टी के लिए अवन को सिर्फ दो पत्ती और एक बर्ड निकालना होता है ना। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड लेबर्स चाहिए। हिस्टोरिकली अगर अपन देखेंगे तो वुमेन्स को सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत प्रिसाइसली काम करना होता है। डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो चाइना नंबर वन पे फिर से आ जाता है इसके अंदर। चाइना को बर्थ प्लेस ऑफ ग्रीन टी भी बोलते हैं। इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे है। बहुत इजीली अपन याद कर पा रहे हैं, इंडिया अभी तक हर चीज़ के अंदर सेकंड नंबर पे आया हुआ है ना। इंडिया के अंदर फर्स्ट पे आसाम आता है, सेकंड पे दार्जिलिंग आता है, थर्ड पे नीलगिरी आता है। ठीक है। और वर्ल्ड वाइज देखेंगे तो थर्ड नंबर पे आता है केन्या, जो हाई क्वालिटी की ब्लैक टी बनाता है। फोर्थ नंबर पे आता है श्रीलंका, जिसको जो फेमस है केलोन टी के लिए। अब इसके जो इसको फैक्ट्री क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि इसके फ्लेवर्स वगैरह को मेंटेन करके रखने के लिए फैक्ट्री जो होता है वो प्लांटेशन जहाँ पे हो रहा है उस जगह के बहुत ही क्लोज होती है। अब लास्ट अपन पढ़ेंगे कॉफ़ी। कॉफ़ी जो होता है वो वार्म क्लाइमेट पसंद करता है। टेम्परेचर जो होता है वो मिनिमम 15 डिग्री सेल्सियस, हाईएस्ट 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है कोल्डनेस का। ठीक है। तो इसको फ्रॉस्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मतलब बर्फ़ बिल्कुल नहीं जमनी चाहिए, वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। और इट कैन डिस्ट्रॉय एंटायर प्लांटेशन ओवरनाइट। एक ही रात में पूरा का पूरा प्लांटेशन, पूरी खेती बाड़ी जितनी फसल है सब खराब कर सकती है अगर फ्रोस्ट पड़ गया। ठीक है। रेनफॉल जो होती है इसको अच्छी खासी चाहिए होती है, 150 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर। सनशाइन एंड शेड्स। इसको सनशाइन चाहिए, इसको वार्म चाहिए, लेकिन इसको डायरेक्ट जो स्कॉर्चिंग मतलब एकदम तगड़ी वाली तीखी धूप पड़ती है ना, वो इसको डैमेज कर सकती है। तो इसको भी है ना, इट इज़ ऑल्सो ग्रोन अंडर शेड्स ऑफ टॉलर ट्रीज लाइक बनाना एंड सिट्रस। अब इसको जो सॉइल चाहिए होती है उसके बारे में बात करेंगे, तो ये जो होता है इसको वॉल्केनिक सॉइल चाहिए होती है, रिच सॉइल चाहिए होता है, डीप सैंडी सॉइल चाहिए होता है ना। अब कॉफ़ी दो तरह की होती है। एक होता है अरेबिका, जो एक प्रीमियम कॉफ़ी होती है, 60 से 70% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन इसका होता है अरेबिका कॉफ़ी का, है ना। ये एकदम प्रीमियम लेवल कॉफ़ी होती है। फिर दूसरे नंबर पे आती है रोबस्टा। रोबस्टा को टफ कॉफ़ी भी कहते हैं, और इसका स्वाद थोड़ा ज़्यादा कड़वा होता है अरेबिका अरेबिका के मुकाबले। और इसको इंस्टेंट कॉफ़ी बनाते हैं ना अपन, उसके अंदर यूज़ किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है देखेंगे अपन, तो उसके अंदर पहले नंबर पे आता है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है वो 150 साल से सबसे टॉप पे है कॉफ़ी के प्रोडक्शन के अंदर। दूसरे नंबर पे आता है वियतनाम। वियतनाम के अंदर रोबस्टा, जो सेकंड लेवल से सेकंड अपन ने टाइप देखा था ना कॉफ़ी का, उसका मार्केट है सबसे बड़ा वियतनाम के अंदर। फिर थर्ड नंबर पे आता है कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर है ना अरेबिका कॉफ़ी, हाई क्वालिटी कॉफ़ी जो है वो फेमस है। और चौथे नंबर पे आ रहा है इंडिया। तो इंडिया अब तक सब चीज़ में सेकंड नंबर पे था। और कॉफ़ी की बात आती है तो इंडिया फोर्थ नंबर पे आता है ना। और इंडिया के अंदर साउथ के अंदर कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर कॉफ़ी की फार्मिंग होती है। और इसको मॉनसून मॉनसून मालाबार क्रॉप भी मालाबार कॉफ़ी भी बोला जाता है ना। और अभी अपन फैक्ट देखेंगे लास्ट। कॉफ़ी के जो प्राइजेस होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, मतलब कभी भी चेंज हो सकते हैं। और इसका कारण क्या है, क्योंकि अ सिंगल फ्रोस्ट इन ब्राज़ील, ब्राज़ील 150 साल से टॉप पे, मतलब समझो कि कितना बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा होगा कॉफ़ी का। अगर थोड़ा भी वहाँ पे मौसम ख़राब होता है और कॉफ़ी की फसल ख़राब होती है, तो पूरे के पूरे ग्लोबल प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और कॉफ़ी की प्राइस बूम करके बढ़ जाएगी, बहुत ऊपर चली जाएगी। तो ये था आज का, अपन यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये अपन ने पढ़ लिया अपने एग्रीकल्चर जो था ना पार्ट, वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एग्रीकल्चर के अंदर अपन ने पहली वीडियो डाली थी, ये दूसरी वीडियो थी, सेकंड पार्ट था, जिसके अंदर अपन ने डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर दिया। अब अगली वीडियो अपन डालेंगे यूनिट 2। यूनिट 2 के अंदर अपन मिनरल्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, मिनरल्स एंड इंडस्ट्रीज़ इनके बारे में पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे अपन लास्ट में यूनिट 3। यूनिट 3 के अंदर अपन देखेंगे रिसोर्सेज के बारे में, जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।